सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर इंसान बदलने लगे, धीरे धीरे अंदर से। उनकी नसों में खून नहीं, जहर दौड़ने लगा और वो इंसान नहीं रहे, वो बन रहे थे जिंदा मकड़ियां। और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई एक भयानक स्पेस शटल क्रैश से, जहां कुछ रिपोर्टर्स अपनी आंखों के सामने उस शटल को गिरते हुए देखते हैं। खबर पाने की जल्दबाजी में वो लोग बिना सोचे समझे उस फेंस्ड एरिया को पार कर जाते हैं और सीधे शटल के पास पहुंचकर उसे इंस्पेक्ट करने लगते हैं। खतरा साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जर्नलिस्ट्स पीछे नहीं हटते। वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और वहां उन्हें एस्ट्रोनॉट्स मिलते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत ही गलत है, बहुत ही डरावना। एक फीमेल रिपोर्टर को उम्मीद होती है कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए, पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक जर्नलिस्ट डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि सामने पड़ा एस्ट्रोनॉट अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा। उसका शरीर बुरी तरह म्यूटेंट हो चुका है। फिर भी वो डरते डरते उसे एग्जामिन करने की कोशिश करता है। तभी वहां मिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस की एंट्री होती है। हालात बिगड़ते देख एक जर्नलिस्ट तुरंत अपने दोस्तों को वार्न करता है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। सब लोग पास की एक सिक्लूडेड जगह पर छिप जाते हैं और दूर से मिलिट्री को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो क्वाइटली इस क्रैश के सारे सबूत मिटाने में लगी होती है। इसी बीच एक बेहद खौफनाक चीज होती है। एक स्पाइडर उस जिंदा बचे एस्ट्रोनॉट के शरीर के अंदर अपने एग्स डाल देती है। थोड़ी देर बाद जर्नलिस्ट देखते हैं कि मिलिट्री डॉक्टर्स उस घायल इंसान का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता। एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर उस बेचारे एस्ट्रोनॉट से इंटेरोगेशन शुरू कर देता है। डॉक्टर चाहता है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाए, लेकिन ऑफिसर इस बात को साफ मना कर देता है। अब जर्नलिस्ट्स को समझ आ जाता है, वो लोग अनजाने में एक बहुत बड़े और खतरनाक सीक्रेट के गवाह बन चुके हैं। और फिर कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। एक लैब में साइंटिस्ट्स एक आम टेरेंटुला स्पाइडर को एक डेंजरस वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद उस स्पाइडर और कुछ एस्ट्रोनॉट्स को सोलारिस नाम के शटल में बैठाकर स्पेस में भेजा जाता है। ये सब एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है और अभी तक दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या भयानक तबाही होने वाली है। इसी बीच कहानी एक नई तरफ मुड़ती है। मार्सी नाम की एक ड्रीमी जर्नलिस्ट अपने काम पर लेट पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करती है, वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं दो अजीब लोग, जो खुद को अल्फा सेंटोरी से आए एलियंस बताते हैं। दिखने में वो बिल्कुल आम इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो एक लाइट बीम के जरिए यहां भेजे गए हैं। मार्सी पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो उनकी कैसे मदद करे, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसे रुकने नहीं देती। वो जानना चाहती है आखिर इन्हें अर्थ पर किसने भेजा और क्यों। वैसे भी मार्सी को एलियंस में पहले से ही काफी इंटरेस्ट रहा है और इसी दौरान उसे एक सीक्रेट जगह के बारे में पता चलता है, एरिया 21। ये डेजर्ट में मौजूद एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहां से कोई भी सिविलियन प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। और यही बात मार्सी को और ज्यादा सस्पिशियस लगती है। उसे लगता है शायद यही वो जगह है जहां ये एलियंस उतरे होंगे। अपने दोस्तों की मदद से मार्सी किसी तरह एरिया 21 की एक फोटो हासिल करती है और जैसे ही वो ये फोटो उन एलियंस को दिखाती है, उनका रिएक्शन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मार्सी को यकीन हो जाता है कि वो सही दिशा में है। वो तुरंत फैसला करती है कि इन एलियंस को अपने एडिटर इन चीफ फिल से मिलवाना चाहिए। लेकिन फिल इस आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं होता। भले ही उसकी न्यूज़पेपर स्पेस से जुड़ी खबरें छापती हो, लेकिन एलियंस का इंटरव्यू लेना उसे पूरी तरह बकवास लगता है। वो उन एलियंस को सीधे सीधे झूठा कहकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है। इसके बजाय फिल मार्सी को एक नया काम देता है, हाल ही में स्पेस में लॉन्च हुए शटल सोलारिस पर एक आर्टिकल लिखने का। लेकिन मार्सी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने कलीग्स जेक और स्लिक के साथ मिलकर एरिया 21 को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे शटल की जर्नी से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट इस मिस्ट्री में है और ऊपर से एलियंस भी उसी जगह को अपना लैंडिंग साइट बता चुके हैं। लेकिन अभी मार्सी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस एलियन स्टोरी में शटल सोलारिस कितना बड़ा रोल निभाने वाला है। अब दूसरी तरफ शटल सोलारिस अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। नासा बेस लगातार एस्ट्रोनॉट से संपर्क में है,
शटल के अंदर मौजूद साइंटिस्ट एक स्पाइडर को उसके कंटेनर से निकालते हैं और उसे एक सीक्रेट ड्रग इंजेक्ट करते हैं। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अचानक शटल के सारे सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स घबराकर चिल्लाने लगते हैं। उनकी जान पर बनाती है। नीचे बेस को लगता है कि शायद रेडिएशन लीक हुआ है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एस्ट्रोनॉट्स की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। पायलट का चेहरा तक सूजना शुरू हो जाता है। वो डेस्परेटली बेस से रिक्वेस्ट करता है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन चाहिए। इस पूरे मिशन को देख रहा CIA एजेंट ग्रे मजबूरी में लैंडिंग की इजाजत दे देता है, लेकिन उसे एस्ट्रोनॉट्स की जान की कोई परवाह नहीं होती। उसे चिंता होती है सिर्फ उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की जिसका नाम है मदर इन लॉ। एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अर्थ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। शाम ढलते ढलते मार्सी और उसकी टीम आखिरकार डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद एरिया 21 पहुंच जाती है। मार्सी दूर से बाइनोकुलर्स के जरिए पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगती है। वो हमेशा से कंस्पिरेसीज पर यकीन करती आई है और अक्सर अपने दोस्तों को ऐसे ही सीक्रेट लोकेशंस पर खींच लाती है। जेक और स्लिक अब इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए वो बस मार्सी का मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ देर बाद स्लिक बोर हो जाता है और कहता है कि अंदर घुसकर देख लेते हैं ताकि साबित हो जाए कि यहां कुछ भी नहीं है, और फिर घर चलते हैं। तभी मार्सी के पास उसके बॉस का कॉल आता है। वो गुस्से में बताता है कि शटल सोलारिस लैंडिंग के दौरान जलकर खत्म हो चुका है। फिल इस बात पर और भड़क जाता है कि मार्सी को इस बारे में कुछ पता नहीं, जबकि उसी को इस शटल पर आर्टिकल लिखने का काम दिया गया था। अब मार्सी का ध्यान पूरी तरह इस खबर पर चला जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। फिल गुस्से में वो आर्टिकल किसी और जर्नलिस्ट को दे देता है। मार्सी अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक वही सोलारिस शटल उनके ठीक पास एरिया 21 में उतरता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो जला हुआ नहीं है जैसा कि न्यूज में बताया गया था। मार्सी तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो खुद सच जानने का फैसला करती है और फेंस पार करके अंदर घुस जाती है। जेक और स्लिक मजबूरी में उसके पीछे पीछे आते हैं। शटल के हल में बने एक छेद के जरिए वो तीनों अंदर पहुंचते हैं। अंदर का नजारा बेहद डरावना होता है। हर चीज टूटी फूटी पड़ी है और साफ लग रहा है कि यहां कुछ बहुत भयानक हुआ है। चारों तरफ एस्ट्रोनॉट्स की लाशें पड़ी हैं और उनकी हालत देखकर यह साफ है कि वो सिर्फ क्रैश से नहीं मरे। इसी बीच एक स्पाइडर चुपचाप शटल के अंदर घूम रहा होता है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। मार्सी आगे बढ़ती है और तभी उसे एक जिंदा एस्ट्रोनॉट मिल जाता है। वो बुरी तरह घायल है, मुश्किल से सांस ले पा रहा है और मदद के लिए गुहार लगा रहा है। उधर दूसरी तरफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और CIA व्हीकल्स तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जर्नलिस्ट्स डर जाते हैं और तुरंत शटल के पीछे छिप जाते हैं। फिर मौका देखकर धीरे धीरे भागते हुए एक मिलिट्री ट्रक के पीछे जाकर छिप जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वो इसी तरह यहां से निकल पाएंगे, लेकिन उसी वक्त वो खतरनाक स्पाइडर उस घायल एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच जाता है और चुपचाप उसके शरीर के अंदर उसकी स्किन के नीचे अपनी लार्वा डाल देता है। और सबसे डरावनी बात, उस घायल आदमी को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब सीन और भी खतरनाक हो जाता है। दो CIA एजेंट्स ग्रे और जॉन मर्फी शटल की जांच करने पहुंचते हैं। इसी दौरान जॉन गलती से उस स्पाइडर को कुचल देता है, जिससे ग्रे गुस्से से आग बबूला हो जाता है। असल में ग्रे चाहता ही यही था कि कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा न बचे। इधर घायल एस्ट्रोनॉट्स को उठाकर ट्रक के पीछे डाल देती है और उसी ट्रक में छिपे हुए होते हैं हमारे जर्नलिस्ट्स। वो एक कोने में चुपचाप दुबके रहते हैं ताकि किसी को उनकी भनक तक न लगे। थोड़ी देर बाद मेडिक्स उस एकमात्र बचे एस्ट्रोनॉट को चेक करते हैं। वो मुश्किल से बोल पा रहा है, उसकी हालत बेहद खराब है, लेकिन ग्रे को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में उससे पूछताछ शुरू कर देता है। प्रोजेक्ट मदर इन लॉ के साथ क्या हुआ? बेचारा एस्ट्रोनॉट सिर्फ भारी सांसें लेता है, जवाब देने की हालत में नहीं होता। डॉक्टर बार बार इंसिस्ट करता है कि उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन ग्रे का फैसला कुछ और ही होता है। वो बिना झिझक उसी डॉक्टर को खत्म कर देता है और कहता है कि इंटेरोगेशन बाद में किया जाएगा। इसके बाद उस घायल एस्ट्रोनॉट को लैब भेजने का आदेश दे दिया जाता है। जॉन मर्फी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता,
लेकिन वो अपने बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर ग्रे अपने सारे राज छुपाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वो पूरे शटल को ब्लास्ट करवा देता है ताकि उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का कोई सबूत बाकी न रहे। जिन जर्नलिस्ट्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा और सुना होता है, वो अंदर से बुरी तरह डर चुके हैं। लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। वो जिस ट्रक में छिपे हैं, वही ट्रक उन्हें लेकर सीधे बेस के लैब तक पहुंच जाता है। एक भारी भरकम फ्रेट एलिवेटर उस ट्रक को जमीन के काफी नीचे अंडरग्राउंड ले जाता है। मिलिट्री वहां एस्ट्रोनॉट्स को उतारती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जर्नलिस्ट्स भी उसी ट्रक में छिपे हुए हैं। जैसे ही मौका मिलता है, तीनों चुपचाप ट्रक से निकलते हैं और पास के कॉरिडोर में जाकर छिप जाते हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहां और यहां से बाहर निकलें कैसे। यहां तक कि हमेशा फियरलेस रहने वाली मार्सी भी अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। उसी वक्त लैब के वर्कर्स उस एकमात्र बचे एस्ट्रोनॉट को नीचे और गहराई में अंडरग्राउंड ले जाते हैं और ऐसा लगता है कि असली डर अब शुरू होने वाला है। जेक और स्लिक कोई आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मार्सी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तीनों धीरे धीरे उस गरनी का पीछा करते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए पास के एक कमरे में छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। ये कोई आम कमरा नहीं, बल्कि एक सीक्रेट लेबोरेटरी होता है। चारों तरफ रखे फ्लास्क्स में अजीबोगरीब ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं और एक फ्लास्क में तो साफ साफ एक एलियन एम्ब्रियो नजर आता है। ये सब देखकर जर्नलिस्ट हैरान रह जाते हैं और तुरंत सब कुछ फिल्म और फोटोग्राफ करने लगते हैं। अब ये साफ हो चुका है, मार्सी का शक बिल्कुल सही था। इसके बाद वो तीनों उस लैब में पहुंचते हैं जहां उस जिंदा बचे एस्ट्रोनॉट को लाया गया था। उसे आईवी पर रखा जाता है ताकि उसकी हालत स्टेबलाइज हो सके। तभी जर्नलिस्ट उसकी फोटोज लेने लगते हैं और तभी वो एस्ट्रोनॉट अचानक होश में आ जाता है। वो कुछ बड़बड़ाने लगता है, लेकिन रिपोर्टर्स को उसकी बात समझ नहीं आती। वो बार बार कहता है, यहां से भाग जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। और फिर अचानक वो अपने मुंह से एक पीला अजीब सा लिक्विड उगलता है और जोर जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल उसके मुंह से एक विशालकाय स्पाइडर बाहर निकल आता है। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शोर सुनकर लैब टेक्नीशियंस वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पाइडर उन पर टूट पड़ता है। वो एक टेक्नीशियन को अपने वेब में लपेट लेता है और दूसरे पर हमला कर उसे चीरने की कोशिश करता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर तेजी से हॉलवे की तरफ भाग जाता है। जर्नलिस्ट्स भी जान बचाकर भागते हैं और एक ऐसे कमरे में छिप जाते हैं जहां फिर से अजीब फ्लास्क्स रखे होते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वो स्पाइडर वहां भी पहुंच जाता है। वो दरवाजे पर जोर जोर से हमला करता है, जैसे किसी भी हालत में अंदर घुसना चाहता हो। किसी तरह तीनों दूसरे एग्जिट से वहां से निकल भागते हैं। अब वो पैनिक में कॉरिडोर में दौड़ रहे होते हैं और बाहर निकलने के लिए एलिवेटर ढूंढने लगते हैं। जेक को रास्तों की अच्छी समझ होती है। वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। उधर मरते मरते एक लैब टेक आखिरी ताकत से अलार्म बटन दबा देता है। जैसे ही सिग्नल जाता है, CIA एजेंट्स और मिलिट्री तुरंत अंडरग्राउंड लैब की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर भागते भागते जर्नलिस्ट्स एक क्रायो रूम में पहुंच जाते हैं। वहां कई पॉड्स रखे होते हैं जिनमें एस्ट्रोनॉट्स को फ्यूचर मिशंस के लिए फ्रीज करके रखा गया है। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इन एस्ट्रोनॉट्स को आखिर किस डरावने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तीनों के मन में सिर्फ एक ही डर है, क्या वो यहां से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। उधर CIA और मिलिट्री उस लैब में पहुंचते हैं जहां से वो स्पाइडर निकला था। एजेंट ग्रे सख्त आदेश देता है, उस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। मिलिट्री कमांडर अपने सोल्जर्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित होता है, लेकिन ग्रे को किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती। इसी बीच भागते भागते रिपोर्टर्स एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां छत से कई कुकून्स लटके हुए होते हैं। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर इंसान फंसे हुए दिखाई देते हैं, पूरी तरह स्पाइडर के जाल में लिपटे हुए। ये नजारा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक उन्हें खुला हुआ कुकून दिखता है और बस उसी पल वो डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, लेकिन ऊपर नजर डालते ही उनका दिल बैठ जाता है। सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल जाला फैला हुआ है और उन्हें एहसास हो जाता है कि स्पाइडर वहीं कहीं बैठा है। फिर भी वो कोशिश करते हैं कि चुपचाप निकल जाएं, लेकिन तभी वो स्पाइडर अचानक जेक पर झपट पड़ता है। जेक पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन वो लगभग सीढ़ियों से गिर ही जाता है।
आखिरी पल में मार्सी और स्लिक उसके पैरों को पकड़कर उसे बचा लेते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। स्पाइडर उसे काट चुका होता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर एक और भयानक म्यूटेशन से गुजरता है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, लेकिन जर्नलिस्ट्स को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो एक हॉलवे में रुककर सांस लेते हैं और तभी उनकी नजर एक कमरे पर पड़ती है। ये वही जगह होती है जहां मदर इन लॉ प्रोजेक्ट चल रहा होता है। अंदर हर तरफ स्पाइडर के फ्लास्क्स पड़े होते हैं और डेंजरस वैक्सीन से जुड़े फॉर्मूलाज भी मौजूद होते हैं। जेक तुरंत कंप्यूटर हैक करके और जानकारी निकालने लगता है, जबकि मार्सी को वहां एक फोटो मिलती है, उसी एलियन की जो आज सुबह उसके ऑफिस आया था। अब यह साफ हो जाता है कि इस लैब और एलियंस के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, लेकिन असल सच अभी भी उनके लिए मिस्ट्री बना हुआ है। तभी जेक को सिस्टम से कुछ शॉकिंग जानकारी मिलती है। ये लैब ऐसे स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो जिंदा इंसानों के शरीर में अपने एग्स डालते हैं, और सोलारिस शटल में जिस स्पाइडर को भेजा गया था उसे एलियन डीएनए से इंजेक्ट किया गया था, और यह प्रोसेस खास तौर पर स्पेस में ही किया गया ताकि डीएनए सही तरीके से इम्प्लांट हो सके। सबसे डरावनी बात, ऐसे स्पाइडर का बाइट इंसानों के लिए 100% लीथल होता है। यह सुनते ही जेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है अभी थोड़ी देर पहले उसी मॉन्स्टर ने उसे काटा था। अब वो पैनिक करने लगता है और समझ जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है। वो टूट जाता है और मान लेता है कि अब उसका अंत करीब है। लेकिन आखिरी बार वो एक फैसला करता है। वो स्पाइडर का सामना करने निकल पड़ता है। जेक कॉरिडोर में दौड़ता हुआ चिल्लाता है और धीरे धीरे उसका शरीर म्यूटेट होने लगता है। कुछ ही पलों में वो मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। मार्सी और स्लिक बेबस खड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। स्लिक किसी तरह मार्सी को संभालता है और उसे समझाता है कि अभी लुकने का वक्त नहीं है। उन्हें हर हाल में यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आखिरकार भागते भागते मार्सी और स्लिक एक एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उसमें चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एलिवेटर बीच में ही अटक जाता है और बिना स्पेशल पास के आगे बढ़ने से मना कर देता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। दोनों ऊपर की ग्रेट खोलकर बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एलिवेटर अपने आप उनके पास से ऊपर की तरफ निकल जाता है। दोनों पास के एक दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उनके होश उड़ जाते हैं। वहीं सामने वो खतरनाक स्पाइडर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। डर के मारे दोनों तुरंत पीछे कूद जाते हैं और सीधे एलिवेटर शाफ्ट में गिर जाते हैं। नीचे गिरते वक्त उन्हें लगता है अब सब खत्म, लेकिन किस्मत से नीचे मकड़ीदार जाल होता है जो उन्हें बचा लेता है। पर राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वही स्पाइडर तेजी से नीचे उनकी तरफ उतर रहा होता है। स्लिक फंस जाता है। मैं चिपक गया हूं, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। मार्सी किसी तरह अपनी स्वेटशर्ट उतारकर खुद को आजाद कर लेती है और पूरी कोशिश करती है स्लिक को भी छुड़ाने की, लेकिन वो सफल नहीं, और उधर स्पाइडर हर सेकंड उनके करीब आता जा रहा होता है। आखिरकार स्लिक चिल्लाता है, भाग जाओ मार्सी, भागो। अगले ही पल मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। मार्सी हिस्टेरिकल हालत में सीढ़ियों की तरफ कूदती है और पूरी ताकत से ऊपर भागती है। पीछे स्पाइडर स्लिक के साथ उलझा हुआ होता है। किसी तरह मार्सी टॉप फ्लोर तक पहुंच जाती है और ठीक वक्त पर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे स्पाइडर उसका पीछा नहीं कर पाता। अब मार्सी पूरी तरह अकेली रह गई है। वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। अपने दोस्तों की आखिरी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं, लेकिन यही दर्द उसे हिम्मत देता है और वो फैसला करती है अब वो हार नहीं मानेगी, वो लड़ेगी। उधर दूसरी तरफ मिलिट्री पूरी टनल्स की तलाशी ले रही होती है, लेकिन उनमें से कई पहले ही स्पाइडर का शिकार बन चुके हैं। इसी बीच एजेंट जॉन मर्फी भी अंडरग्राउंड में घूम रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन वो स्पाइडर नहीं होता, बल्कि मार्सी होती है। जैसे ही जॉन उसे देखता है, वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। मार्सी खुद को बचाने के लिए एक लोहे की रॉड उठा लेती है और अचानक कोने से निकलकर जॉन पर हमला कर देती है। जॉन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन मार्सी अब किसी पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। वो पूरी ताकत से उस पर हावी हो जाती है और बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन घुटनों पर आकर कसम खाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मार्सी का गुस्सा कम नहीं होता। किसी तरह जॉन बच निकलता है और इस बार मार्सी को बचाने के इरादे से उसके पीछे दौड़ता है।
आखिरकार वो मार्सी को डिसआर्म कर देता है, लेकिन संघर्ष के दौरान दोनों संतुलन खो देते हैं और नीचे एक पानी से भरे बेसमेंट में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही मार्सी फिर से जॉन पर हमला करती है, जबकि जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और अब हालात और भी अनकंट्रोल होने वाले हैं। अचानक ही वो खतरनाक स्पाइडर फिर से हमला करता है। वो जॉन को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। मार्सी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो तुरंत अपनी रीबार उठाती है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। किसी तरह वो जॉन को छुड़ा लेती है और अच्छी बात यह होती है कि अभी तक स्पाइडर ने उसे काटा नहीं होता। अब दोनों बिना रुके कॉरिडोर्स में दौड़ते हैं, बस किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बेसमेंट में उनका सामना होता है एजेंट ग्रे से। ग्रे तुरंत मार्सी को पहचान लेता है और अब सारी सच्चाई साफ हो जाती है। मार्सी के सारे शक सही थे। ग्रे ठान चुका होता है वो मार्सी को यहीं खत्म कर देगा ताकि इस एक्सपेरिमेंट का सच कभी दुनिया के सामने ना आए। लेकिन जॉन बीच में आ जाता है। वो मार्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो ग्रे पर गोली नहीं चला पाता। तभी जैसे किस्मत ने करवट ली हो, वही स्पाइडर अचानक वहां आ जाता है। वो ग्रे पर हमला करता है, अपने जाल में जकड़कर उसे एक कोने में फंसा देता है और उसके शरीर के अंदर लार्वा डाल देता है। ग्रे की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन और मार्सी वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो फिर उसी बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां ककून्स लटके हुए थे। यहीं स्पाइडर अपने शिकारों को घसीट कर लाता था। मार्सी की नजर उन जालों पर पड़ती है और उसका दिल टूट जाता है। उसके दोस्त जेक और स्लिक अब उसी जाल में फंसे हुए होते हैं और उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। उधर जॉन को एक कार्ड मिल जाता है जिससे वो एलिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों तुरंत एलिवेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, स्पाइडर उन्हें देख लेता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एलिवेटर ऊपर जाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर भी हार मानने वाला नहीं होता। वो कैबिन के नीचे चिपक जाता है और अपने टेंटिकल से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। स्पाइडर धीरे धीरे उनके करीब पहुंचने लगता है। उसी वक्त जॉन के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन तभी जॉन एक रिस्की फैसला लेता है। वो तुरंत एलिवेटर को वापस नीचे की तरफ गिरा देता है और अगले ही पल एलिवेटर का पूरा वेट उस स्पाइडर को शाफ्ट के नीचे कुचल देता है। मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। किसी तरह जॉन और मार्सी ऊपर सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। किसी तरह जान बचाकर निकलने के बाद जॉन और मार्सी सीधे न्यूज़पेपर के न्यूज़ रूम पहुंचते हैं। उनका मकसद साफ होता है, एडिटर इन चीफ फिल को एरिया 21 में हुई सारी सच्चाई बतानी है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो देर कर चुके हैं, क्योंकि फिल से पहले ही एजेंट ग्रे मिल चुका होता है। अब ग्रे का प्लान साफ है। अगर वो इन आखिरी गवाहों को भी खत्म कर दे तो मदर इन लॉ प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के जारी रह सकता है। वो दुनिया पर काबू पाने के लिए हर जीवित चीज में एलियन डीएनए इंजेक्ट करना चाहता है और म्यूटेंट्स की एक पूरी आर्मी बनाकर सब कुछ तबाह करना चाहता है। ग्रे अपनी ये पागलपन भरी बात खत्म भी नहीं कर पाता कि अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। उसे जोर जोर से झटके आने लगते हैं और अगले ही पल वो एक विशालकाय स्पाइडर में बदल जाता है। ये स्पाइडर एरिया 21 वाले मॉन्स्टर से भी कई गुना बड़ा होता है। वो दीवार तोड़ते हुए बाहर सड़क पर निकल आता है और जो भी सामने आता है उसे बेरहमी से मार देता है। एक पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसकी जान ले लेता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और कोई भी उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। उधर जॉन और मार्सी को ग्रे का हेलीकॉप्टर मिल जाता है जिससे वो पहले आया था। उस हेलीकॉप्टर में एक टैक्टिकल ग्रेनेड लॉन्चर लगा होता है जो किसी भी आर्मर को चीर सकता है। जॉन तुरंत स्पाइडर पर निशाना लगाता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर सिटी के डाउनटाउन की तरफ बढ़ने लगता है। सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा होता है और स्पाइडर्स रात में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये समझते ही दोनों बिना वक्त गवाएं हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और आसमान से स्पाइडर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नीचे शहर में तबाही मची हुई है। पुलिस भी उसे काबू में नहीं कर पा रही।
तभी रेडियो इंटरसेप्शन के जरिए उन्हें स्पाइडर की लोकेशन मिल जाती है और वो सीधे उसी दिशा में उड़ते हैं। जमीन से कोई भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर से हो रही फायरिंग उसे और गुस्से में ला देती है। गुस्से में आकर वो स्पाइडर एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसने वहां एग्स दे दिए तो जल्द ही और भी मॉन्स्टर्स पैदा हो जाएंगे और तब उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब हालात बिल्कुल आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं। मार्सी ने आज तक कभी ग्रेनेड लॉन्चर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब उसके पास सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो खुद को हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से एक रोप के सहारे बांध लेती है और जॉन के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनते हुए निशाना लगाने की कोशिश करती है। उधर स्पाइडर पहले ही बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुका है और किसी भी पल हेलीकॉप्टर पर हमला कर सकता है। घबराई हुई मार्सी पहली बार फायर करती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी प्रोजेक्टाइल बचा है और अब सब कुछ मार्सी पर डिपेंड करता है। जॉन हेलीकॉप्टर को जितना हो सके उतना करीब ले जाता है और तभी स्पाइडर उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस झटके से मार्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कॉकपिट से बाहर लटक जाती है, सिर्फ एक रोप के सहारे। उधर हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी तेजी से खत्म हो रहा होता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जॉन भी घबराकर प्रार्थना करने लगता है। किसी तरह मार्सी खुद को संभालती है और दोबारा स्टेबल होकर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाती है। ये आखिरी मौका है। वो गहरी सांस लेती है और ट्रिगर दबाती है। इस बार प्रोजेक्टाइल सीधा स्पाइडर के मुंह के अंदर जाकर लगता है। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और आखिरकार वो खतरनाक मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। जॉन और मार्सी खुशी से चिल्ला उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये सब सरवाइव कर लिया। मार्सी मुस्कुराते हुए कहती है, अब वो सेफली लैंड करके अपनी पूरी एडवेंचर स्टोरी लिखेगी।